हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹7,000, प्रॉफिट इज ₹3,000, सेल्स इज ₹50,000, देन पीवी रेशियो विल बी। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है और उसके बेसिस पे कह रहा है कि पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करके बताइए। आपके ऑप्शन है 14%, 20%, 25% या 30%। तो देखिए, पीवी रेशियो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस VC अपॉन SP इंटू 100। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। या फिर एक और फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? SP माइनस VC से ही कंट्रीब्यूशन निकलता है। और ध्यान रखना, हो सकता है कि एग्जाम में आपको प्रॉफिट वॉल्यूम न दे के कंट्रीब्यूशन, मैं साथ के साथ लिख दे रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो पूछ ले। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप इस फॉर्मूला में देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अब हम इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया हुआ है, पहले का आप सभी ने बनाया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं। सेल्स यहाँ पे देखिए दिया गया है 50,000, लिख लेंगे। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। फिर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन भी हमारे पास नहीं है। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि दे रखा है यहाँ पे 7,000, तो एज इट इज़ लिख देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे 3,000 दिया गया है, वो क्या होता है? EBIT होता है आपका। EBIT का क्या मतलब है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो अर्निंग है, यही आपका प्रॉफिट है। अर्निंग को ही तो आप प्रॉफिट बोलते हो। तो 3,000 यहाँ पे दिया गया है। बाकी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस EBIT अगर हम कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मान लो 10,000 है, तो 10,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तभी 3,000 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। और हम वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 40,000। तो हम वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन देखो कितना दिया है? 10,000 रुपये दिया है। सेल्स कितना है? 50,000 इंटू 100 कर दें। 4 0 से 4 0 चला गया, 5 दूनी 10, 0। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा कितना आ गया? 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मूला आपको पता है और ये जो इनकम स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो। आपको बताना है दिए गए रेशियो में से कौन सा एक एफिशिएंसी रेशियो का टाइप है। आपके ऑप्शन हैं डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए, जब हम रेशियोज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास मेनली 4 तरीके के रेशियोज़ होते हैं। फर्स्ट होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो, चौथा और आखिरी होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 तरीके के रेशियोज़ होते हैं। अब देखिए, जो लिक्विडिटी रेशियो है, ये आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बताता है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में अगर हमारी कोई लायबिलिटी है तो क्या हम उसको पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते हैं, ये आपकी लिक्विडिटी रेशियो बताती है। सॉल्वेंसी रेशियो जो है, ये आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है कि लॉन्ग टर्म में जो हमारे डेट हैं, क्या हम उसको रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक्टिविटी रेशियो जो है, वो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं और ये आपके एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपका ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन है, वो कितना एफिशिएंट है।
तो यानी अगर आपको एक्टिविटी रेशियो पता है कि इनमें से कौन सा एक्टिविटी रेशियो है तो आप उसको एज अ टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो मान सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में बताता है। तो अब हम सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो, ये आपका सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियो का क्या मतलब है, जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात करता है कि लॉन्ग टर्म में आप डेट को पे कर सकते हो कि नहीं पे कर सकते। ठीक है, जो डेट इक्विटी का रेशियो होता है वो 2:1 होता है, आइडियल रेशियो होता है, लेकिन अगर 1:1 है तो बहुत अच्छा है। जितना कम है उतना ही ज़्यादा बेहतर इसे माना जाता है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, डेट अपॉन इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो है, तो ये एफिशिएंसी नहीं बताता, ये आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है। नेक्स्ट है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो जो है वो आपकी लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो का क्या मतलब है, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात करता है। एक साल के अंदर आपकी जो भी लायबिलिटीज़ है क्या आप उसको पे कर सकते हैं कि नहीं पे कर सकते, ये बताता है आपकी लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1। समझ में आया? यानी अगर हमें 1 रुपया देना है तो हमारे पास कम से कम 2 रुपये होने चाहिए जेब में। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसको इस तरीके से लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये आपका एक्टिविटी रेशियो है। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो इसका फॉर्मूला होता है टर्नओवर अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला एक बार फिर देख लेते हैं, यह टर्नओवर है, आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, टर्नओवर अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। अब टर्नओवर का क्या मतलब है, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल अपॉन 2 करेंगे तो भी आपका नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिविटी रेशियो, जो कि एफिशिएंसी रेशियो ही है, जो आपकी बिजनेस ऑपरेशन के एफिशिएंसी के बारे में बताता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो ये बताता है कि अगर आपने वर्किंग कैपिटल में अगर 1 रुपया लगाया है तो उससे टर्नओवर में यानी सेल्स में कितना चेंज हो रहा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शोज द एबिलिटी टू जनरेट सेल्स पर रुपीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी 1 रुपये वर्किंग कैपिटल के रूप में अगर आपने पैसा बिजनेस में लगा दिया है तो उससे सेल्स में कितना चेंजेस आ रहा है, सेल्स कितना जनरेट हो रहा है, यही आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताता है। आखिरी है नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जो कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस के बारे में बताता है, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये आपको पता ही है। और ये जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर है, हायर द रेशियो द बेटर इट इज़। तो यहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन सा एक एफिशिएंसी रेशियो का टाइप है, तो वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हायर द रेशियो मोर फेवरेबल इट इज़, दिस डज नॉट अप्लाई टू। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ऐसा रेशियो बताना है जो ज़्यादा है तो बेहतर है, ये किस पे लागू नहीं होगा। आपके ऑप्शन है नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, या नन ऑफ दीज। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमने देखा ही है, फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। हमने अभी देखा नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करता है बिजनेस के, तो ये हाई है तो बेहतर है, तो मतलब ये जो आंसर है ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी से यानी कितनी तेज़ी से जो भी आपका फिनिश्ड गुड्स है, जो भी आपने गुड्स बना लिया है वो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कंपनी को वो पैसा मिल जाता है जो उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स में लगाए हैं, जो प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगाया है वो कितनी फ्रिक्वेंसी से पैसा उसके पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी अगर हाई रहे तो बेहतर है। ये तो अच्छी बात है ना कि जो भी हमने गुड्स बनाया है उसको सेल्स में हम जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रहे हैं
और सेल्स होगा तो पैसा हमारा वापस मिल जाएगा। तो ये भी हाई रहे तो बेहतर है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये आपको फॉर्मूलाज भी याद रखने होंगे, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद होगी, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप नहीं कर पाओगे। तो सारी चीज़ों को समझते चलो और याद करते चलो। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये अगर आपका लो रहे तो बेहतर है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कम ही रहे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, लेबर यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन ओवरहेड है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, तो इसको ही कलेक्टिवली हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी खर्चा हो रहा है उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे डिप्रिसिएशन भी हो गया। आपने देखा होगा कि डिप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो एग्जाम पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि डिप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, बट इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम रहे उतना ही बेहतर है। तो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हायर द रेशियो मोर फेवरेबल इट इज़, ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन सी वाले में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अकाउंटिंग, यहाँ पे कॉमा होगा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज। आपको बताना है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई प्रॉफिट हुआ है, प्रायर का मतलब क्या है? बिफोर। अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। तो देखिए, दो तरीके के प्रॉफिट आपके पास होते हैं। एक होता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और दूसरा होता है प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन। तो अगर हमारे इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, उसे हम ट्रीट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे। ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में एक हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उस हेड के अंदर हम लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर ये कैपिटल रिजर्व इंक्लूड किया जाता है। इसी तरीके से प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन होता है, उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट करते हैं और उसे ट्रांसफ़र करते हैं रेवेन्यू रिजर्व में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कहते हैं, और प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। दूसरा है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व आपको पता ही होगा क्या होता है, कि अगर आपने रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी बिजनेस ऑपरेशन से अगर आपको कोई लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसे हम रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सीक्रेट रिजर्व आपको पता है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो ये सीक्रेट रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व जो होता है वो आपके एनुअल नेट प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, और जैसे आपको सपोज कर लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिविडेंड का, तो उस पर्पज़ के लिए भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैपिटल रिजर्व। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू। आपको फॉर्मूला दे रखा है और आपको बताना है कि किसका ये फॉर्मूला है। आपके ऑप्शन है एग्जिस्टिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या ज़ीरो। देखिए, एग्जिस्टिंग रेशियो क्या होता है? जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, इसे ही हम एग्जिस्टिंग रेशियो कहते हैं। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपका गेनिंग रेशियो होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे सिर्फ ओल्ड और न्यू नहीं लिखना है आपको, मेरे पास यहाँ स्क्रीन में स्पेस कम होता है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। इसको हम पूरा क्या बोलेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शॉर्ट में हम इसे ओल्ड माइनस न्यू कह देते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। सारे फॉर्मूला समझ लो, क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी इज इंक्लूडेड।
आपको बताना है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी इनमें से कौन सा है, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी में किसको हम इंक्लूड करेंगे। आपके ऑप्शन है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिविडेंड रिसीव्ड, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, कैश पेड टू एम्प्लॉयज़। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ये पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर और इंड AS 07। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इंड AS क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा नंबर है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता क्या है, ये बताता है कि जो कैश में चेंजेस आए हुए हैं इसके बारे में बताता है। चेंजेस क्या है, एक तो शुरुआत में, साल के शुरुआत में जो आपने पैसा लगाया, और एंड में फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है, अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो कैश पोजीशन में जो चेंजेस होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये हम सिर्फ 1 साल का देख रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में कैश पोजीशन में कितना चेंजेस हो रहा है इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से दिखाते हैं। यहाँ पे मेन कैश है। सपोज कर लेते हैं कि साल के शुरुआत में हमने 1 लाख रुपए कैश लगाया और एंड में हमारे पास सिर्फ 50,000 है। तो ये जो 50,000 का बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये जो बैलेंस है वो जो नेट कैश फ्लोज हैं वो कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम कैश बजट में करते हैं, यानी कैश बजट अगर हमें बनाना होता है, कैश बजटिंग, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें 3 तरीके की एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें से पहला है फाइनेंशियल एक्टिविटी, दूसरा होता है, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ मैं, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, जैसे आपने डेट लिया तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने शेयर कैपिटल इशू किया, सपोज कर लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का शेयर इशू किया, यानी बिजनेस में आपने पैसे लिए, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा कि आप बिजनेस में फाइनेंस जो है वो कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या वो डेट के फॉर्म में होगा या इक्विटी के फॉर्म में होगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो एग्जाम्पल है आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी का। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होता है वो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होता है। अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेस किया है, सपोज कर लीजिए आपने मशीनरी परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, लैंड एंड बिल्डिंग आपने परचेस किया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर आ जाएगा। फाइनेंसिंग में क्या होता है कि पैसा हम कहाँ से रेज कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में क्या होता है उस पैसे को जो हमने रेज किया है उसको कहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो जो डिविडेंड रिसीव है वो आपका एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अब बोलोगे सर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो यहाँ इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि जब तक आप शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्या तब तक आप डिविडेंड प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त कर सकते। तो डिविडेंड रिसीव जो है उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। हो सकता है कल को आपसे फाइनेंशियल एक्टिविटी ना पूछ के इन्वेस्टिंग पूछ दें, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। जैसे आपने एम्प्लॉयज़ को कैश पेमेंट किया, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे ये भी देखा जाता है, ये डिटरमाइन करते समय कि कौन सी एक्टिविटी किस कैटेगरी में जाएगी, ये डिपेंड करेगा कि जो भी आपका इंटरप्राइज है वो किस तरीके का है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइनेंशियल, मैं लिख देता हूँ, फाइनेंशियल इंटरप्राइज है। फाइनेंशियल इंटरप्राइज का क्या मतलब है कि ऐसा बिजनेस जो कि पैसे के लेन देन से रिलेटेड है, लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड है। तो अगर मान लो कोई बैंक है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है या फिर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है या फिर डिविडेंड पे कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना या इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, ये सारी चीज़ें आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि जो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज हैं उनका मेन काम क्या है, मेन बिजनेस तो पैसे का लेन देन का ही है ना, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में कोई इंटरप्राइज के बारे में दिया है कि नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कोई फाइनेंशियल इंटरप्राइज है जो कि लेंडिंग एंड बोरोइंग में डील करता है, वो इंटरेस्ट पे करता है,
या डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बोलोगे कि डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो इन्वेस्टिंग होगा, ऐसा नहीं। फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना। और अगर डिविडेंड पे है, अगर कोई भी इंटरप्राइज है वो डिविडेंड पे कर रहा है, तो वो हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत ही आएगा। इसी तरीके से कोई नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, वो इंटरेस्ट पे करता है, डिविडेंड पे करता है, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। और अगर मान लीजिए इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। मुझे पता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आप एक दो बार सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आप आसानी से इस चीज़ों को समझ जाओगे। फिलहाल 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड। आपको कुछ ऑप्शन दे रखा है, जैसे क्रेडिट सेल ऑफ बिल्डिंग, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। आपको बताना इनमें से कौन सा आइटम है वो फ्लो ऑफ फंड को जनरेट करता है, कौन से ट्रांजैक्शन से फंड का फ्लो होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से। फंड फ्लो स्टेटमेंट देखिए, कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस होता है। कैश फ्लो में क्या हम बात करते हैं, सिर्फ कैश की बात करते हैं। फंड का क्या मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल, ये ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ध्यान रखना, कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। कैश फ्लो में हम सिर्फ कैश के बारे में बात करते हैं, जो कि एक नैरो सेंस में आप ले सकते हैं, और फंड फ्लो जो है वो एक वाइडर स्कोप है देन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे फंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, और उसके अंतर्गत करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों आता है। इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब क्या है, पैसे कहाँ से हमारे पास आ रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, हमने सेल्स किया है और शेयर इशू किया है, ये सब तरीके हैं। और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का क्या मतलब होता है कि हमारा जो पैसा आया हुआ है उसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमें ये बताता है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन है उनमें क्या चेंजेस आए हैं और चेंजेस के पीछे क्या कारण है, जिसका एनालिसिस हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत मिलता है। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करते थे, यहाँ पे हम 2 फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करते हैं, यानी कि 2 बैलेंस शीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी 2 फाइनेंशियल ईयर या 2 बैलेंस शीट के बीच में जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं वो बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक लास्ट ईयर का हो सकता है और एक करंट ईयर का बैलेंस शीट हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो ट्रांजैक्शन है उससे फ्लो ऑफ फंड होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि फ्लो ऑफ फंड कब होगा। तो देखिए, जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होंगे, ये जो हमारा वर्किंग कैपिटल है अगर इसमें कोई बदलाव हो रहा है, यानी वर्किंग कैपिटल में कोई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तभी आपका फ्लो ऑफ फंड होगा। तो डिसाइड करने के लिए कि फ्लो ऑफ फंड है या नहीं है, हम ये देखते हैं कि जो हमारा करंट एसेट है, एक तो जो अकाउंट है वो करंट एसेट अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा जो है वो एक नॉन करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन में अगर एक करंट अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और एक नॉन करंट अकाउंट प्रभावित हो रहा है, तो वहाँ पे फ्लो ऑफ फंड होगा। अब सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार और एंट्री करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है क्रेडिट सेल्स ऑफ बिल्डिंग, यानी कि हमने बिल्डिंग को बेचा है उधार में। तो मान लेते हैं हमने रवि को बेचा है, क्योंकि अभी पैसा आया नहीं है। रवि जो हमारे देनदार हो चुके हैं इस समय, क्योंकि इनसे पैसा लेना है। डेटर DR2 बिल्डिंग अकाउंट, यही आप ट्रांजेक्शन करते होंगे। मान लेते हैं 5 लाख की बिल्डिंग बेचा है उधार में। ठीक है, तो आप देखो बिल्डिंग क्या है, नॉन करंट अकाउंट है, और डेटर क्या है, एक करंट अकाउंट है। तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन में फ्लो ऑफ फंड हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको ट्रांजैक्शन में देखना है कि एक करंट अकाउंट होना चाहिए और एक नॉन करंट अकाउंट होना चाहिए, तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्लो ऑफ फंड होगा या नहीं होगा। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ बोनस शेयर। देखिए, बोनस शेयर हम इशू करते हैं बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। रिजर्व से हम पैसे निकाल के जो बोनस शेयर है वो इशू करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों नॉन करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा।
नेक्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल का क्या मतलब होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। सपोज कर लेते हैं कि जो परचेज प्राइस था, आपने कोई बिजनेस खरीदा तो 10 लाख रुपए जो थे आपने पे किया, परचेज प्राइस मान लेते हैं इसको शॉर्ट में। और जो फेयर प्राइस था किसी कंपनी का 8 लाख था, लेकिन आपने 10 लाख रुपए दिया, तो 2 लाख रुपए एक्सेस है। 2 लाख रुपए आपने एक्सेस पे किया है। यही एक्सेस क्या है? आपका गुडविल है। समझ में आ रहा है? इसी को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है कि ये जो 2 लाख रुपए आपने अकाउंट में दिखाए हैं, इसको धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम जो वैल्यू होती है गुडविल की उसको रिड्यूस करते हैं या फिर एलिमिनेट करते हैं, विच इज़ रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो धीरे धीरे इसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू होती है, जो यहाँ पे 2 लाख की वैल्यू है, इसको हम धीरे धीरे बैलेंस शीट से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। और इसे रिमूव कैसे करते हैं? इसे हम चार्ज कर देते हैं एज एक्सपेंसेस। इसे एक खर्चे की तरह मान लेते हैं। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहते हैं या रिजर्व में से घटाते रहते हैं। उसके लिए भी एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे अमाउंट जो है वो 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, कि आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट कर दिया। तो ये जो एंट्री दिया गया है ये सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है और इससे कोई भी फंड का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। आखिरी है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो आप क्या है कि प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके के इंटरनल ट्रांजैक्शन ही है, कोई भी फ्लो ऑफ फंड नहीं हो रहा है। एंट्री आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जितना अमाउंट है वो आप लिख सकते हैं। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि जो शेयर इशू करते समय जो प्रीमियम रिसीव हुआ है उसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ डायरेक्टर फीस या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम का क्या मतलब है। सपोज कर लेते हैं कि एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स जो है वो इशू किए हैं, जो कि पार वैल्यू थी 10 रुपये की, 10 रुपये की ईच थी, लेकिन इशू किया है 12 पर शेयर। ठीक है। एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर इशू किया है, पार वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन 12 रुपये पे उसने इशू किया है। तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 2। यानी हर एक शेयर पे 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट। ठीक है। तो 1 लाख शेयर इशू किया है, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख है ये आपका प्रीमियम अमाउंट हो गया। और इस प्रीमियम अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? क्योंकि सेक्शन 52 ये कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आपको जो भी प्रीमियम अमाउंट हो उसको फ्रीली आप यूज़ नहीं कर सकते रूटीन ऑपरेशंस के लिए, यानी जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस हैं उन खर्चों के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक जगह है, मतलब कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आप कहाँ कहाँ जो प्रीमियम अमाउंट है उसको यूज़ कर सकते हो। तो वही से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है शेयर को इशू करते समय, इसको आप कहाँ यूज़ करोगे। तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया गया है सेक्शन 52, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। तो पहला है टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अगर आपने फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू किया है जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी को स्टार्ट करते समय आपने प्रारंभिक रूप से स्टार्टिंग में कोई खर्चे किए हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। कुछ और दिए गए हैं जो सेक्शन 52 है इसमें। टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर सच एज कमीशन पेड। अगर आपने शेयर या डिबेंचर इशू करते समय कुछ खर्चे किए हैं उसको आप राइट ऑफ करना चाहते हैं, जैसे कमीशन पे किया है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो प्रीमियम अमाउंट का।
बैलेंस जो अमाउंट होगा उसको आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रीमियम दैट इज पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर आपने रिडम्पशन करना है लेकिन सिर्फ रिडम्पशन नहीं करना है, ये आपको प्रीमियम पे होना चाहिए। अगर आपका जो रिडम्पशन है वो अगर प्रीमियम पे है तो वहाँ पे हम प्रीमियम रिसिप्ट जो अमाउंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिवेंचर का अगर पेमेंट करना है तो उसके लिए आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिडम्पशन जो है वो आपका प्रीमियम पे है, ध्यान से सुनो, अगर आपको डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो उसके लिए आप प्रीमियम का जो अमाउंट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डिबेंचर का जो रिडम्पशन है अगर वो प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसके लिए आप प्रीमियम अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और आखिरी में दिया गया है कि फाइनली अगर आप चाहो तो अपनी कंपनी खुद के शेयर को बाय बैक करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप प्रीमियम अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जाके आज सेक्शन 52 जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सेंटर इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आपको बताना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत कौन सा सेंटर जो है एस्टैब्लिश नहीं किया गया। आपके ऑप्शन है रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, बजट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर। तो सबसे पहले जान लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल है जो कि इस बात पे फोकस करता है कि जो भी पर्सन किसी भी स्पेसिफिक जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट कंट्रोल, कि हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई परचेज डिपार्टमेंट है तो उसका काम है परचेस करना, रॉ मटेरियल जो है उसको परचेस करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये कहता है कि जो भी स्पेसिफिक जॉब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड जो भी बंदा है जो उस जॉब को एग्जीक्यूट करने वाला है, जैसे हमें रॉ मटेरियल परचेस करना है तो परचेस डिपार्टमेंट होगा, परचेस मैनेजर होगा, तो उस पर्सन को हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराना है कि अगर हमें कम दाम में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो जो भी परचेस मैनेजर होगा, परचेस डिपार्टमेंट में जो परचेस मैनेजर होगा वो इंडिविजुअल मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इट्स सेगमेंट परफॉर्मेंस। समझ में आया? अब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिए गए हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इनको कहा गया। अब 4 तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मेनली बताए गए हैं, जो मतलब मैनेजर होते हैं या जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उनको किन चीज़ों पे फोकस करना होता है उसके अकॉर्डिंग 4 तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए गए। पहला है कॉस्ट सेंटर, दूसरा है रेवेन्यू सेंटर, तीसरा है प्रॉफिट सेंटर, चौथा है इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब ये करते क्या हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, इनका कोई स्पेसिफिक जॉब होगा। जैसे कॉस्ट सेंटर क्या है, जो मैनेजर है वो कॉस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेगा, यानी कॉस्ट कम करना ये कॉस्ट सेंटर की जिम्मेदारी है। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ कॉस्ट कम करना, यानी वो सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि कॉस्ट को किसी भी तरीके से कम रखना है। इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू के लिए अकाउंटेबल होगा, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रेवेन्यू तक है। इसी तरीके से प्रॉफिट सेंटर होता है, जो कि मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रॉफिट के लिए। लेकिन ध्यान रखना प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कब होता है, जब आप सेल्स करते हो, मान लेते हैं हमने सेल किया है 5 लाख का और कॉस्ट हमारी आ गई 2 लाख की, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख का हो गया। तो जो प्रॉफिट सेंटर होगा, जो भी पर्सन या मैनेजर जो इंडिविजुअल पर्सन होगा वो अकाउंटेबल होगा रेवेन्यू प्लस कॉस्ट, रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर क्या मतलब है, वो सेंटर जो कि प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो भी हमने बेचने के बाद पैसा कमाया है और जो हमारी लागत नहीं उसका डिफरेंस जो होता है वही प्रॉफिट होता है। तो ध्यान रखना कि प्रॉफिट सेंटर में जो इंडिविजुअल होता है वो अकाउंटेबल होता है फॉर रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, जहाँ पे मैनेजर जो है वो रेवेन्यू और कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि विच सेंटर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, कि विच सेंटर इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो कॉस्ट सेंटर होता है, रेवेन्यू सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, बजट सेंटर नहीं होता है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं। आपके ऑप्शन है टैली, ओरेकल, प्रॉफिट या SPSS। तो टैली सॉफ्टवेयर है, आपको पता है कि टैली को हम मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर मानते हैं, स्पेशली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और ये यूज़ किया जाता है अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, पेरोल वगैरह जो है, जो एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है उसके लिए, टैक्सेशन वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। तो ये तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओरेकल जो है वो अकाउंटिंग टास्क को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, तो ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। प्रॉफिट एक जेनरिक टर्म है जो कि गेन को हम बोल देते हैं कभी कभी प्रॉफिट। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं है, बट एक अकाउंट्स में टर्म है, जेनरिक टर्म है जो यूज़ किया जा सकता है। SPSS जो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो नहीं है वही बताना है। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ कंपनी टेक्स ओवर अनदर वन एंड क्लियरली बिकम, ये इंपॉर्टेंट है, अ न्यू ओनर, कॉमा होगा यहाँ पे, द एक्शन इज कॉल्ड। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और एक नया ओनर बन जाता है, तो इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्या इसे हम मर्जर बोलेंगे, या एक्विजिशन बोलेंगे, या स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द एबव? तो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मर्जर क्या होता है। देखिए, जब दो कंपनी कंबाइन होती हैं और एक नई एंटिटी बन जाती है तो वो मर्जर होती है। जैसे दो कंपनी देख लेते हैं, आपने वोडाफोन के बारे में सुना होगा प्लस आइडिया, ये दो कंपनी हैं, मर्ज होके VI बन गई वोडाफोन आइडिया, तो इसे हम मर्जर कहते हैं। एक्विजिशन क्या होता है? हाँ, मर्जर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी जो है वो एक दूसरे को टेक ओवर नहीं कर रही है, ये दोनों साथ में मिलके काम करना चाहते हैं। नई एंटिटी जरूर बनाई जा रही है लेकिन टेक ओवर नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को आउटराइटली परचेस कर लेता है और नया ओनर बन जाता है, तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2020 में आपने देखा होगा कि बायजूस ने एक्वायर कर लिया था व्हाइट हैट को, व्हाइट हैट जूनियर शायद उसका नाम था, व्हाइट हैट जूनियर। मेरे ख्याल से 200-300 मिलियन डॉलर में उसने परचेस किया था जो आपका बायजूस है, तो इसे हम एक्विजिशन कहेंगे। ध्यान रखना, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को आउटराइटली परचेस कर लेता है और खुद ओनर बन जाता है तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या है? एक कोलैबोरेशन के जैसा होता है, जब दो कंपनी आपस में एग्री करती हैं कि हम साथ में आएंगे, साथ में काम करेंगे और एक कॉमन गोल जो कि प्रॉफिट जनरेट करने का जनरली होता है उसके लिए साथ में आती हैं, और इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं, काम करती हैं, तो उसे हम स्ट्रैटेजिक अलायंस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा एप्पल एंड एयरटेल, ये दोनों का स्ट्रैटेजिक अलायंस है। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इज डन एज पर। आपको बताना है कि कंपनी का जो अमलगमेशन होता है वो किसके आधार पे होता है। आपके ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जहां से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलेंगे, और ये इजी क्वेश्चंस हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। मैं कुछ यहाँ पे आपको बता भी दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो सकें, याद करा दे रहा हूँ, वैसे आपको याद होगा ही। पहला होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, AS01। AS02 जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। AS इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, AS13 जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। AS19 जो है वो लीजेस से रिलेटेड है। AS26 जो है वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। तो AS1 जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है। AS2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है। AS13 जो है वो अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है।
AS19 जो है वो लीजेस से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। और जो ऑप्शन में दिया है उसको भी देख लेते हैं। AS4 जो है वो कंटिजेंसीज एंड इवेंट से रिलेटेड है। कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, ये AS4 में आता है। AS10 में आपके फिक्स एसेट्स आते हैं, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। AS14 जो है वो आपके अमलगमेशन से रिलेटेड है। और AS20 जो है वो अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा भी जितनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इंड एस है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो यहाँ पूछा है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन किससे रिलेटेड है, तो ये है AS14। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट अ सेट ऑफ सोशल अकाउंटिंग। आपको बताना है कि सोशल अकाउंटिंग के अंतर्गत कौन सी चीज़ें नहीं आती, कौन सा सेट नहीं है। आपके ऑप्शन है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग, शैडो अकाउंटिंग या एनर्जी अकाउंटिंग। तो जो सोशल अकाउंटिंग होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं उसको हम मेजर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। ध्यान रखना कि सोशल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को हम मेजर करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। इसे ही हम सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। अब सोशल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये देखना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, किनके लिए, अलग अलग लोगों के लिए। जैसे इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है कि हम इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम रखें, यानी जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम कर सके, ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे आपने सुना होगा कार्बन इमिशन, हर कंपनी क्लेम करती है कि 2030 तक हमारा जो है वो कार्बन इमिशन जो है वो कम हो जाएगा। तो सोशल अकाउंटिंग जो है वो अलग अलग स्टेक होल्डर को अकाउंटेबिलिटी जो है उनकी इंश्योर करते हैं कि आपको ये चीज़ करना होगा। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में हम कार्बन एमिशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कर रही है या जो भी काम कर रही है वो सस्टेनेबल हो। जैसे आपने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सुना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वेस्ट को कम कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एनर्जी अकाउंटिंग। एनर्जी अकाउंटिंग फोकस करता है एनर्जी कंजप्शन पे और एफिशिएंसी पे। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी एनर्जी कंजप्शन कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, ये एनर्जी अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ते हैं। शैडो अकाउंटिंग जो है वो सोशल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो सोशल अकाउंटिंग में हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग और एनर्जी अकाउंटिंग को सेट मानते हैं, एक पार्ट मानते हैं। शैडो अकाउंटिंग जो है वो पार्ट नहीं है सोशल अकाउंटिंग का। शैडो अकाउंटिंग मतलब आप समझ रहे हो एक निगेटिव इमेज है इसका शैडो अकाउंटिंग का। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई इनफॉर्मल या अल्टरनेटिव तरीका है जहाँ पे हम अकाउंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है, या जो रेगुलेशन बनाया गया उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये शैडो अकाउंटिंग कहा जाता है। तो पूछा इनमें से कौन सा सेट नहीं है सोशल अकाउंटिंग का, तो वो है शैडो अकाउंटिंग। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। अकाउंट में विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है। आपको बताना है कि कौन से कन्वेंशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये प्रोहिबिटेड है। आपके ऑप्शन है कंजर्वेटिव कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, एरियर्स ऑफ बुक अकाउंट्स। तो सबसे पहले विंडो ड्रेसिंग ही समझते हैं कि विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब पता है। देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करते हैं तो उसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। अब हमें कोई भी चीज़ फेवरेबल बताना है तभी हम मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि भाई फेवरेबल किसी चीज़ को दिखाना है तो हम उसे बिना मैनिपुलेट किए कैसे दिखा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं कि हम सेल्स को ले लेते हैं। हमारा जो एक्चुअल सेल्स है वो 2 लाख का है, लेकिन हमें मैनिपुलेट करना है एक तरीके से, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख दिखा सकते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है कि मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक देम अपीयर मोर फेवरेबल देन दे एक्चुअल आर। वास्तविक में जैसा है उससे ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 8,000 से जो सेल्स है उसको ओवर स्टेट कर रहे हैं, तो ओवर स्टेटिंग सेल्स हो जाएगा।
तो उसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। ऐसे प्रैक्टिस को हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। और विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रोहिबिटेड होता है ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ये कहता है कि अगर आप कोई भी मटेरियल फैक्ट है, जब आप अकाउंट्स कर रहे हो तो अगर उसमें कोई मटेरियल फैक्ट है, आप देखिए सेल्स जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी है बिजनेस के लिए। मटेरियल है, इमटेरियल का क्या मतलब? जैसे 2-4 रुपए की चीज़ें हैं या सस्ता अमाउंट है कोई चीज़, तो वो इमटेरियल है, उसको आप अकाउंट फॉर मत करो। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए का सेल कर रहे हो तो सेल्स जो है वो मटेरियल फैक्ट है आपके बिजनेस के लिए। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो मटेरियल फैक्ट है इसको आप डिस्क्लोज करो, ठीक है, ट्रांसपेरेंटली। और जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। लेकिन विंडो ड्रेसिंग ये जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है और ये जो इन्फॉर्मेशन या मटेरियल इन्फॉर्मेशन है इसको हाइड कर रहा है या मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ताकि अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको डिसीव कर सके। एक तरीके से अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको धोखा देने के लिए ये किया जा रहा है ताकि उनको फंडिंग मिल सके या जो भी ऑब्जेक्टिव उनका हो। तो विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप फ्रीली इस पीडीएफ को और हमारे लेक्चर के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।